नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस बेहद खास पेशकश में जिसका नाम है वॉर ऑफ एसेट क्लासेस 2026 में कौन बनेगा नंबर वन। जी हाँ, साल 2025 बाजारों के लिए उतार चढ़ाव से भरा रहा है। कुछ एसेट क्लासेस ने निवेशकों को अच्छा रिटर्न दिया, कुछ ने सब्र और भरोसे की कड़ी परीक्षा ली है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस की बात करें, ट्रेड टैरिफ को लेकर अनिश्चितता हो, ग्लोबल रिस्क के माहौल ने बाजार को जो है स्पष्ट दिशा नहीं दी, इनफैक्ट स्पष्ट दिशा को बिगाड़ ही दिया। मार्केट सपोर्ट लेवल तोड़ता हुआ हमने देखा, लेकिन ऊपर की तरफ मजबूत रेजिस्टेंस पार नहीं कर पाया। इक्विटी बाजार पर फोकस करे, रिटर्न पर फोकस करे तो फिक्स डिपॉजिट जैसे रिटर्न ही मिले हैं, लेकिन असली हीरो रहे एसआईपी निवेशक, जिनकी वजह से एसआईपी इनफ्लो रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। सेक्टर रोटेशन जारी हमने होता हुआ देखा। कंजम्पशन थीम की बात करें तो यहां पर सुर्खियां बटोरी गई, लेकिन डेट मार्केट की बात करें तो लंबे समय के बाद राहत मिली है। अब हम साफ तौर पर रेट कट साइकिल में आ गए हैं, आगे और कट की उम्मीद भी बनी हुई है। बॉन्ड यील्ड्स अब आगे 2026 में कैसी रहेंगी, खासतौर से रुपए की कमजोरी अहम फैक्टर होगा जो 2026 में हम देखेंगे। शुरुआती दौर में कम से कम सुर्खियां बटोरेगा, लेकिन 2025 की असली जैकपॉट एसेट क्लासेस रहे हैं सोना और चांदी। यहां पे जियोपॉलिटिकल टेंशंस हो, सेंट्रल बैंकों की भारी खरीदारी हो, ये दोनों ही हम देख रहे हैं चमकते हुए दिखाई दिए हैं। नए रिकॉर्ड सोने चांदी में, इनफैक्ट चांदी की चाल सोने से बेहतर, कई निवेशकों को फोमो महसूस हुआ है। क्रिप्टो करेंसी ने जबरदस्त यहां पे वापसी की। ईटीएफ अप्रूवल्स की बात करें, संस्थागत निवेश के चलते बिटकॉइन डिजिटल एसेट्स 2025 में शानदार रिटर्न देते हुए देखे गए हैं। तो एक बार फिर साबित हुआ कि क्रिप्टो सबसे ज्यादा वॉलेटाइल लेकिन सबसे ज्यादा लुभाने वाला एसेट क्लास है। लेकिन अब पैसिव इन्वेस्टिंग की बात करें तो यह भी एक्शन में रहा है। इंडेक्स फंड्स हो, ईटीएफ्स ने बेहतरीन परफॉर्म किया। बहुत सारे ईटीएफ्स आए भी हैं, बिना शोर शराबे के कई एक्टिव स्ट्रैटेजी से बेहतर प्रदर्शन यहां पर हमने होता हुआ देखा है। कम लागत में बाजार का पूरा फायदा निवेशकों को। अब सवाल 2026 का आता है, अब ये साल कैसा होगा, किस एसेट क्लास के लिए होगा? इक्विटी जोरदार क्या वापसी करेगा? फिक्स्ड इनकम में सुरक्षा के साथ साथ रिटर्न भी क्या आपको मिलेगा? सोने चांदी की चमक क्या बरकरार रहेगी? क्रिप्टो सबको क्या फिर से चौंका देगा? इन सवालों के जवाब तलाशते हैं। दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। सुनील सुब्रमण्यम मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ है, अभिषेक बिसेन हेड फिक्स्ड इनकम कोटक एएमसी, द्विजेंद्र श्रीवास्तव सीआईओ डेट सुंदरम म्यूचुअल फंड, अजीत खुराना फाउंडर रिफ्लेक्सिव प्राइवेट लिमिटेड, अंकित कपूर को फाउंडर डायरेक्टर कमोडिटी समाचार, चिंतन हरिया प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी आईसीआईसीआई प्रू एएमसी। आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। 1 घंटा, एक जंग और एक ही विजेता, ये है वॉर ऑफ एसेट क्लासेस 2026 की शुरुआत अब। और सुनील सर, आपके पास आऊंगी क्योंकि इक्विटी ने यहां पर निवेशकों को अधिकतर समय निराश ही किया है। ट्रिगर्स बहुत सारे थे, लेकिन मार्केट कैप वाइज अगर हमें समझना हो, ओवरऑल टोन हमें समझनी हो, 2026 में ही हम इसको कंटिन्यू होता हुआ देखेंगे। और सबसे पहले आप सभी को नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। हम ये पहला शो कर रहे हैं साल 2026 में, तो नया साल आप सभी के लिए और दर्शकों के लिए बहुत खास हो, मुनाफेदार हो, इसी कामना के साथ शुरुआत करते हैं। सुनील जी बताइए। हाँ, सभी को नए साल की शुभकामनाएं मेरी तरफ से भी। और मेरा मानना है कि ये ईयर ऑफ द रिटर्न ऑफ इक्विटीज होगा। ओके। और इसके कारण मैं बताऊं कि मेन थिंग क्या है, कि पहली चीज है कि गवर्नमेंट ने अपना सोच बदला है इस साल में, क्योंकि उसके पहले कैपेक्स 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 पर ही फोकस था। इस साल उन्हें रेट कट और जीएसटी कट और आरबीआई ने सपोर्ट दिया, उसके साथ इनकम टैक्स कट भी किया, तो कंजम्पशन को बढ़ाने की ओर गवर्नमेंट ने कुछ ढेर स्टेप्स लिए हैं, जिसका पूरा इंपैक्ट आप अगले साल देख पाओगे। क्योंकि सितंबर 22 को जीएसटी कट लागू हुई, और उसके बाद इस समर में आपको रेफ्रिजरेंट्स और कूलेंट रिलेटेड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और रियल एस्टेट का भी डेवलप परफॉर्मेंस दिखेंगे। तो इस चीज के कारण क्या होगा, जो इकोनॉमी की ग्रोथ जो है, नॉमिनल जीडीपी, भले ही अच्छी जीडीपी ग्रोथ इकोनॉमी दिखा रही थी, नॉमिनल जीडीपी घट रहा था। तो ये इक्विटी मार्केट के लिए अच्छी चीज नहीं थी। ये इस थी 2025 साल वाली बात। अगले साल मैं मानता हूं कि इन्फ्लेशन भी थोड़ी बढ़त दिखाएगी, करीबन 4% के लेवल पे फर्स्ट क्वार्टर ऑफ न्यू फाइनेंशियल ईयर में। तो उससे नॉमिनल जीडीपी भी बढ़ेगी, और जब नॉमिनल जीडीपी बढ़ती है तो ब्रॉडर इकोनॉमी ग्रोथ मिड और स्मॉल कैप में दिखते हैं। तो डोमेस्टिक फंड मैनेजर जिन्होंने खासकर 2025 में लार्ज कैप्स खरीदे, क्योंकि एफआईएस तो कंटिन्यूस बिकवाली कर रहे थे, और डीआईएस ने दुगने से ज्यादा खरीदारी मगर ज्यादा लार्ज कैप खरीदा, इसलिए रिटर्न में आपको लार्ज कैप, मिड और स्मॉल में बहुत फर्क दिखा। मगर
2026 में ये पलटा हुआ मैं देख रहा हूं कि क्योंकि ये ब्रॉडर नॉमिनल जीडीपी का ग्रोथ मिड एंड स्मॉल कैप कंपनीज की ईपीएस ग्रोथ में दिखेगी, और डीआईआईएस भी अपना रुझान, अपना सोच स्मॉल एंड मिड कैप्स की ओर बदलेंगे। तो मेरा मानना है कि ब्रॉड इक्विटी मार्केट सबको जनरली देखे लार्ज कैप में थोड़ी डबल डिजिट की 11-12% की मेरी उम्मीद है, मगर मिड एंड स्मॉल कैप में मैं 15 से 18% का रिटर्न इस साल एक्सपेक्ट कर रहा हूं, बिकॉज ऑफ दिस बाउंस बैक, एंड डीआईएस भी क्लियरली अपना सोच उस हिसाब से करेंगे। और अगले साल के लिए क्या है कि बजट एक बड़ा ट्रिगर होगा, और ये कंजम्पशन की पूरी जो प्ले आउट होगी वो बहुत अच्छी तरह से आपको इकोनॉमिक सपोर्ट भी दिलवाएगी। तो मेरा यही कहना है कि पिछले साल का इक्विटी का एक अंडर परफॉर्मेंस आप कह सकते हैं ब्रॉडर मार्केट का, अगले साल कैचअप रैली हो जाएगी। तो भरोसा रखिए, जरूर इक्विटी में आपको डबल डिजिट स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मिलेगा 2026 में। चलिए, तो 2026 मिड कैप स्मॉल कैप के नाम रहेंगे, और एक बार फिर से हम कैचअप रैली होता हुआ देखेंगे। कंजम्पशन सेक्टर आपको लगता है कि अब फाइनली रिजल्ट्स दिखा सकता है, जिसकी हम सबको यहाँ पर उम्मीद भी है। आपके पास फिर से आएंगे सर, इक्विटी को लेकर बारीकी से और बात करनी है, क्योंकि बजट का आपने जिक्र किया है, उसको भी लेकर उम्मीदें जाननी है। लेकिन उससे पहले एक बार डेट का हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर युजेंद्र से और अभिषेक से भी। अभिषेक, आपके पास सबसे पहले रुपए की कमजोरी कितना बड़ा सरदर्द? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। रुपए की कमजोरी जो है, इसको दो तरीके से देखा जा सकता है। एक तो अगर ये रुपए की कमजोरी हमारी इकोनॉमी की वीकनेस की वजह से आती तो ये काफी बड़ा सरदर्द हो सकता था, लेकिन ये स्टार्ट हुई ट्रेड डील की वजह से, और ट्रेड डील जैसे ही हो जाती है रुपए की सरदर्दी काफी हद तक खत्म हो जाएगी। और ये जो रुपए ने ऑलरेडी डेप्रिसिएशन, जरूरत से ज्यादा डेप्रिसिएशन जो देखा है, और जो आरबीआई ने अलाउ किया रुपये 90 के आसपास जो चल रहा है, वो एक अपॉर्चुनिटी है बाहर के निवेशकों के लिए। और वो हमारा ट्रेड रिलेटेड समस्याएं भी काफ़ी तरह से बेटर हो जाएंगी। करंट अकाउंट डेफिसिट में काफ़ी हेल्प मिलेगी, बिकॉज रुपया काफ़ी चीप है, काफ़ी फ्लोज देखने को मिलेंगे। और अगर आप और नज़रिए से देखें तो जैसे ब्लूमबर्ग में इंडेक्स इंक्लूजन में इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड को इंक्लूड किया जा सकता है। सो उस नज़रिए से देखें तो काफ़ी बड़े फ्लोज इंडिया में आ सकते हैं 2026 में। ये सारे ट्रिगर्स जो है फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टर्स के लिए पॉजिटिव हैं, और इसकी वजह से जो रिटर्न्स हैं जो 2025 में काफ़ी नरम थे, वो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं निवेशकों को। ये ऐसा हमारा मानना है। और राइट। और द्विजेंद्र, अब क्योंकि हम रेट कट की साइकिल में ऑलरेडी आ चुके हैं, देखिए हमारे घरेलू फ्रंट पे तो और भी यहाँ पर जगह है रेट कट की, और मेरे ख्याल से यूएस की अगर हम बात करें तो यहाँ भी संकेत प्रबल होते हुए दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन काफी कुछ डेटा डिपेंडेंट है। कैसी आप साइकिल आगे बढ़ती हुई देख रहे हैं रेट कट को लेकर? जी बिल्कुल। रेट कट का ऐसा है कि बाजार ने ऐसा मान के चल रहे हैं कि जो रेट कट की संभावना काफ़ी कम है। हालांकि अगर डेटा देखें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इन्फ्लेशन। जो इन्फ्लेशन फोरकास्ट है वो काफ़ी बिनाइन है। उस नज़रिए से देखें, वो जो रेट्स हैं, अगर आप 10 ईयर बॉन्ड यील्ड देखें जो 6.60 6.70 के बीच में चल रही है। और रिपो रेट जो है हमारा 5 क्वार्टर है। रियल रेट्स आर रीजनेबली अट्रैक्टिव। एंड अगर इन्फ्लेशन के नज़रिए से देखें तो इन्फ्लेशन 4 सवा 4 के बैंड, 4 से 4.5 के बैंड में ही रहने वाला है अगले एक साल में। फ्रॉम उस नज़रिए से कोई समस्या नहीं है, रेट कट बिल्कुल आ सकता है। और बाजार ऐसा मान के चल रहा है शायद रेट कट नहीं, शायद रेट हाइक हो जाएगा, जो बाजार के प्राइसेस में डिस्काउंट होने लगा है। परफॉर्मेंस की काफ़ी स्कोप बनती है। अगर आरबीआई ने यहाँ से एक रेट कट और दिया, मार्केट में काफ़ी ज़ोर से करेक्शन आएगी, जो यील्ड्स को नीचे की तरफ लेके जाएगा, और रिटर्न्स काफ़ी बेटर हो जाएंगे, जो 2025 में नहीं देखे गए, जो 2026 में शायद हमको देखने को मिलेंगे। द्विजेंद्र, आप कितने सहमत हैं, और आपकी एनालिसिस क्या कहती है दोनों ही यील्ड्स के फ्रंट पे और रुपए के फ्रंट पे? और दूसरा, क्योंकि साल की शुरुआत भी है द्विजेंद्र, और ऐसे में क्या आपको लगता है कि जब बैलेंसिंग की बात हो अपने पोर्टफोलियो में, क्योंकि आपको हर छमाही कम से कम पोर्टफोलियो को रीबैलेंस तो करना ही चाहिए, और अगर ऐसे में अगर कोई डेट प्ले आपको इंक्लूड करना है पोर्टफोलियो में, तो कहाँ डाले जाएं पैसे? सबसे पहले आपको और आपके सभी दर्शकों को नए वर्ष की शुभकामनाएं। अ, हम हमारे हिसाब से मेरा भी ये मानना है कि रुपया काफ़ी वीकनेस पे चल रहा है। अगर आप आरईआर बेसिस पे देखते हैं, तो 6 कंट्री और आपकी 40 कंट्री दोनों से ही ट्रेड वेटेड बेसिस पे वो अपने निचले स्तर पे चल रहा है पिछले
10-15 साल और 20 साल के भी मुकाबले में। इस टाइम पे इंडेक्स जो है, जो नॉर्मली अभी जब आपका रुपया मजबूत था, उस टाइम पे 108 के ओवर वैल्यूड था, 108 के इंडेक्स पे चल रहा था, अभी वो 95-97 के बैंड में चल रहा है। तो ये एक तरीके से आपका इंपोर्ट्स को डिस्करेज करेगा और एक्सपोर्ट्स को एनकरेज करेगा। और जो हमारी बायलैटरल ट्रीटीज चल रही हैं, टैरिफ के बावजूद भी हमारा एक्सपोर्ट थोड़ा बेटर होने का चांस बन सकता है। उससे एक स्टेबिलिटी आएगी। फ्लोज अगर हमारे इतने स्ट्रांग नहीं भी आए, मान लो एक संभावना तो डेफिनेटली बनी हुई है कि ब्लूमबर्ग एग्रीगेट बॉन्ड इंडेक्स में हमारा इंक्लूजन होगा, उससे कुछ 27-28 बिलियन के आसपास हमारे पास आ सकता है अगले साल में। उसका कुछ फ्रंट रनिंग भी होगी, उसके कारण जीसेक में काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट भी आ सकता है आगे जाके। और हमारा ये मानना है कि वैल्यूएशन बेसिस पे जीसेक अट्रैक्टिव है। जैसे अभिषेक ने बोला कि आप अगर स्प्रेड देखते हैं, अगर रेपो रेट से आप देखते हो, ये 100 के लगभग चलता है स्प्रेड। वो स्प्रेड अभी आपका ऑलमोस्ट 160 बेसिस पॉइंट पे चल रहा है, 140 बेसिस पॉइंट पे चल रहा है। तो 140 बेसिस पॉइंट पे काफी ज्यादा स्प्रेड हो जाता है, इसलिए इसके अंदर अट्रैक्टिवनेस बन सकती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ऑन अ वैल्यूएशन बेसिस। और अपने आसपास के नेबरिंग कंट्रीज में भी देखें तो सबसे ज्यादा हाई यील्ड इंडियन मार्केट आपको दे रही है इस टाइम पे। ये सप्लाई डिमांड सिचुएशन है ज्यादा। हमारे मार्केट में सबसे ज्यादा बैंक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदते हैं और बैंक्स के डिपॉजिट ज्यादा क्रिएट नहीं हो पा रहे हैं, और हाउस होल्ड सेविंग्स आपकी काफी नीचे स्तर पे चल रही है। उनका पैसा, मैं इस आर्गुमेंट में नहीं पढ़ूंगा कि कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है सिस्टम में, लेकिन इस चीज के लिए क्लियर है कि आपके डिपॉजिट क्रिएशन बहुत स्लो हो रहा है कंपेयर टू, अगर आप सीडी रेशियो को देखते हो, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो देखते हो, वो 80 के ऊपर चल रही है, ये 75 के आसपास सही रहती है। तो आपको, अगर आप देखते हो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे प्रेशर बना रह सकता है अगर ये सप्लाई डिमांड सिचुएशन आपकी इवन आउट ना हो। हमारा ये मानना है ये थोड़ा वैल्यूएशन के कारण इवन आउट होने का चांस है, लोग आ सकते हैं इसके अंदर अगर और कंट्रीज के अंदर रेट्स थोड़े नीचे की स्तर पे जाते हैं, जो कि संभावना बनी हुई है पर्टिकुलरली इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर। चलिए चर्चा को अब थोड़ा सा कमोडिटीज की ओर हम ले जाते हैं और अंकित आप ही के पास आऊंगी। अब सवाल यहाँ पर सोने चांदी को लेकर यही है कि और कितनी तेजी और कितनी दोहरी रिटर्न की संभावना, और अगर ऐसा नहीं है तो कीमतें अगर कूल डाउन होगी तो किस हद तक कूल डाउन होगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। हाय सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हमने लास्ट ईयर गोल्ड एंड सिल्वर में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स देखा है, लेकिन अगर मैं एक साल का कंपैरिजन करूं तो इक्विटी में भी 8% के आसपास रिटर्न हमको देखने को मिला है। लेकिन जिस तरह से सिल्वर ने आउट परफॉर्म करा है, वो हमें दर्शा रहा है कि ग्लोबल मार्केट में सिल्वर की जो कमी थी उसका हमको नजरिया देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज देखने वाली बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि लास्ट जो दिसंबर में उसमें तेजी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी देखने को मिली थी। उसका रीजन ये था कि चाइना जो है कहीं ना कहीं बहुत सारे कमोडिटीज के ऊपर वो बैन लगाने की कोशिश कर रहा था या फिर एक्सपोर्ट्स पे कहीं ना कहीं रिडक्शन लगाने की कोशिश कर रहा था, स्पेशली फॉर सिल्वर। सिल्वर के अंदर 40% का वहां पे कमी देखने को मिली है, हमें वहां पे ड्रॉडाउन बहुत ज्यादा देखने को मिला है। इसलिए वहां की जो गवर्नमेंट है डेफिनेटली कहीं ना कहीं सिल्वर प्राइसेस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। और एक न्यूज यहां तक आई थी कि जिसके पास 80 टन से कम का प्रोडक्शन है वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे और चाइना डिसाइड करेगा कौन सी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करना है कौन सी नहीं करना है, जिसकी वजह से ग्लोबल मार्केट में हमें पैनिक देखने को मिला और पैनिक बाइंग देखने को मिली। तो ये आगे अभी मेरे को लगता है कि फर्स्ट क्वार्टर भी यहाँ पे कहीं ना कहीं कंटिन्यू रह सकती है। और आने वाले टाइम में जिस तरह का सिनेरियो दिख रहा है जहां पे माइंस हैं वो लगातार हमें कमी देखने को मिल रही है, जो नई माइन निकलने में 7 से 8 साल का समय लग सकता है, और जितना भी डिमांड है वो यहाँ पे क्रूशियल निकलता जा रहा है। और सबसे ज्यादा सोलर पैनल हो गया, ईवी हो गया, इसके डिमांड के चलते यहाँ पे सिल्वर प्राइसेस को हम लोग बहुत शार्पली अपसाइड में हमने देखा है। लेकिन एक चीज यहाँ पे बहुत गौर करने वाली बात है कि ये इंडस्ट्रियल मेटल है। इंडस्ट्रियल मेटल एक लिमिट तक ही ऊपर जा सकता है, उसके ऊपर जाने के बाद में करेक्शंस एक आम रुझान होता है, क्योंकि एक बहुत ज्यादा अपसाइड अगर चला गया तो उसके बाद में खरीदारी कहीं ना कहीं वहां पे स्लो डाउन हो जाएगी, डिमांड जो है स्लो डाउन हो जाएगी। लेकिन जो पैनिक बाइंग है उसके कारण एक जो डिमांड क्रिएट हुई थी, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये डिमांड थोड़ी बहुत और आ सकती है। फर्स्ट हाफ मेजरली सिल्वर के अंदर, फर्स्ट हाफ मेजरली इसके अंदर और तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन सेकंड हाफ में वापस से हमें करेक्शंस देखने को मिलेंगे और वापस से $45 $40 तक के करेक्शंस यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। लेकिन फर्स्ट हाफ अगर मैं बात करूं तो $85-90 को भी अगर टच कर जाएगा तो कोई इसमें आश्चर्य करने वाली बात नहीं है। जहां तक हम बात कर रहे हैं जियोपॉलिटिकल टेंशंस की, तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस अभी खत्म होने वाले नहीं है, क्योंकि थोड़े दिन पहले ही अभी डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया था कि इंडिया की तरफ से
कोई भी सहमति नहीं बताई जा रही है। और जो फूड को लेके सबसे बड़ा जो टेंशन है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि वहां के जो भी ग्रेन प्रोडक्ट्स हैं, जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, उसको हम कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट कर सकें इंडिया के अंदर, लेकिन इंडिया ये चीज करने नहीं दे रहा है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं अभी तानातनी चल रही है और ग्लोबल मार्केट में रशिया वाला जो मैटर है वो भी सॉल्व होता नजर नहीं आएगा। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो यूक्रेन है, यूक्रेन को अपनी जमीन देनी है रशिया को, अगर ये मैटर सॉल्व करना है। तो इसी वजह से जो सारे ग्लोबल टेंशन हैं वो सॉल्व होते नजर नहीं आ रहे हैं। और ये आने वाले टाइम में जो मैं 2026 का पूरा साल देख रहा हूं, इसके अंदर गोल्ड आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से इक्विटी मार्केट भी परफॉर्म करेगा, लेकिन ये साल 2026 मुझे लगता है शायद थोड़ा अनोखा रहेगा, जहां पे इक्विटी भी परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा और गोल्ड के प्राइसेस भी काफी अपसाइड रहने को मिल सकते हैं। तो अगर ये गोल्ड प्राइसेस 2026 के एंड तक 5325 का लेवल भी अगर टच करते तो मुझे आश्चर्य नहीं लगेगा। सिल्वर थोड़ा सा अभी परफॉर्म कर रही है, लेकिन वो भी आने वाले टाइम में थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर सकती है। लेकिन बेस मेटल प्राइसेस के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे गोल्ड एक बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है, जहां पे हमें 5000 का लेवल क्रॉस करते हुए नजर आएंगे और हो सकता है कि 5325 का लेवल भी 2026 के एंड तक टच कर दे। चलिए, तो यहाँ पर सोने की चमक ज़्यादा लंबी चल सकती है, बरकरार भी रह सकती है, लेकिन हाँ, नई खरीदारी के मौके भी यहाँ पर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उस पर भी विस्तार से बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अब पैसिव इन्वेस्टिंग की ओर हम बढ़ जाते हैं। और चिंतन, ये भी मेरे ख्याल से जो शुरुआत हुई है भारत में पैसिव इन्वेस्टिंग की, वो बहुत तूल पकड़ रही है और उम्मीद यही जताई जा रही है कि आने वाले सालों में भी, न सिर्फ 2026 में बल्कि आगे भी हम देखेंगे कि पैसिव इन्वेस्टिंग को लेकर लोगों की लालसा जो है और बढ़ती हुई दिखाई देगी। अब इसका ट्रेंड हम कितना मजबूती से देख रहे हैं आगे? अब तक हम देख रहे हैं कि अलग अलग बेंचमार्किंग इंडेक्सेस, ईटीएफ्स को लॉन्च किया गया है। इंडेक्स या ईटीएफ्स, इसमें भी हम देख रहे हैं कंपटीशन है, जहां पर कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि ईटीएफ्स को बहुत पसंद किया जा रहा है। शुक्रिया कविता, और सभी श्रोताओं को नववर्ष की शुभकामनाएं। तो अभी तक की जो चर्चा हुई उसमें इक्विटी की बात की, डेट की बात की, सोने चांदी की बात की। पैसिव्स में एक चीज अच्छा है, आपको एक साथ सभी कुछ एक प्रोडक्ट में भी मिल जाता है और अलग अलग भी मिल जाता है। तो पैसिव की दुनिया की बात करें, जो आपने सही कहा कि पैसिव्स की दुनिया यानी कि ईटीएफ्स और इंडेक्स फंड्स की दुनिया का ग्रो होने का एक बड़ा कारण ये है कि अभी सभी तरह के ईटीएफ्स और इंडेक्स फंड्स अवेलेबल है मार्केट में। अगर हम 10 साल पहले देखते थे तो सिर्फ मार्केट कैप बेस्ड इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ्स अवेलेबल थे। आज अगर हम देखें तो सोने चांदी के साथ साथ आपको सेक्टोरल और स्मार्ट बीटा ईटीएफ्स और इंडेक्स फंड्स भी अवेलेबल है। और एक ज्यादातर जो तबका भारत का बन रहा है, क्योंकि भारत में सभी चीज ग्रो हो रही है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसिव और ईटीएफ और इंडेक्स ही ग्रो हो रहे हैं, एक्टिव भी ग्रो हो रहा है, पैसिव भी ग्रो हो रहा है, डायरेक्ट इन्वेस्टिंग भी ग्रो हो रहा है, क्योंकि भारत में एक फाइनेंशियलाइजेशन का दौर बना है विद इजी एक्सेस ऑफ केवाईसी, यूपीआई, यूआईडी के आने के कारण डिजिटल माध्यम से जो ग्रोथ हो रहा है। अगर हम फोकस करें सिर्फ पैसिव्स पर, तो उसका ग्रोथ का सबसे बड़ा कारण जो पहला दौर था 2016 से 2022 का, वो जो पेंशन फंड्स का निवेश था उसके कारण था। और 2022 से 2025 जो निवेशकों ने सभी तरह के प्रोडक्ट्स में एक जो रिटर्न देखा है, उसके कारण उनका रुझान बढ़ रहा है, खासतौर पर सिल्वर और गोल्ड यानी कि सोने और चांदी पे। पर एक चीज अगर हम देखें तो ये साल यानी कि 2025 जो साल गया है, वो 1979 के बाद का सबसे अच्छा साल रहा है गोल्ड और सिल्वर का। तो मोमेंटम जरूर बना रह सकता है और उसके कारण जो ईटीएफ्स में जो इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ रहा है। इनफैक्ट इंडस्ट्रियल डिमांड सिल्वर का अच्छा है, पर उसी के साथ साथ अभी जो इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ रहा है उसके कारण जो तेजी आ रही है, या फिर जो हम फोकस देख रहे हैं कि जो ड्रॉडाउन इन्वेंट्रीज भी है वो कम होते जा रही है। क्योंकि पिछले 45 सालों में इतना सारा पैसा प्रिंट किया गया है सेंट्रल बैंक्स के द्वारा, और ऐसी आशा है कि अगले 2-3 साल में और प्रिंट किया जाएगा, क्योंकि जो डेट बर्डन है सेंट्रल बैंक का वो काफी बड़ा है। उससे बाहर निकलने के लिए उनके पास चॉइस नहीं है। जो फिजिकल कमोडिटीज है उनके दाम बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो उसी के साथ साथ सिल्वर और गोल्ड का भी हमने रुझान देखा है कि बढ़ रहा है, और जैसा जितना ज्यादा प्रिंट किया जाएगा। और हम सिल्वर और गोल्ड की बात कर रहे हैं क्योंकि ईटीएफ में सिल्वर और गोल्ड भारत में अवेलेबल है। पर अगर हम विश्व मार्केट में देखें तो प्लैटिनम, पलेडियम, ये भी धातु पिछले एक साल में इनफैक्ट शायद डबल हुए हैं। तो अगर हम देखें तो रुपए यानी कि जो फिजिकल करेंसी है, करेंसी से हटकर जितने भी कमोडिटीज है उसमें लोगों का फोकस हो रहा है। भारत में इक्विटी मार्केट्स, और सुनील जी ने सही कहा कि इक्विटी मार्केट्स ने अंडर परफॉर्म काफी किया है विश्व मार्केट्स में। अगर हम देखें पिछले एक साल का रिटर्न, अगर कोरियन मार्केट्स में देखें तो 60%, अमेरिका जो विश्व का 60% हिस्सा है
$120 ट्रिलियन की जो मार्केट कैप है उसका 60% हिस्सा अमेरिकी मार्केट्स है, वहां पर 30 से 40% का रिटर्न बना है और भारत का उस मुकाबले रिटर्न काफी धीमा रहा है। तो अगले 12 महीनों में अगर हम देखें तो इंक्रीमेंटल निवेश के लिए भारत के में स्पेसिफिकली लार्ज कैप और मिड एंड स्मॉल कैप भी शायद पार्टिसिपेट कर सकता है, पर लार्ज कैप और लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड्स एक सही इन्वेस्टमेंट रहेगा। वहां पर आपके पास ऑफ कोर्स पैसिव्स में भी इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ्स काफी है। जो आपका दूसरा सवाल था ईटीएफ और इंडेक्स फंड्स के बारे में और क्यों ईटीएफ ज्यादा बढ़ रहे हैं इंडेक्स फंड्स के मुकाबले, ईटीएफ में पेंशन का पैसा आ रहा है, उसके कारण जो हम ग्रोथ देख रहे हैं वो काफी ज्यादा है। पर अगर हम रिटेल और एचएनआई ग्रोथ देखें तो इंडेक्स फंड्स में भी काफी अच्छा है। तो अगर हम पेंशन फंड का इन्वेस्टमेंट हटा दें ईटीएफ से तो इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ में ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों में निवेश अच्छे तरह से हो रहा है। और आज खुशी की बात यह है कि सभी एएमसीज अच्छे अच्छे प्रोडक्ट, अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट, स्मार्ट बीटा में भी अलग अलग कॉम्बिनेशंस के प्रोडक्ट ला रहे हैं। तो लोगों के पास चॉइस काफी है, सप्लाई काफी है। और अगर हम देखें पिछले 30-40 सालों में सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड्स इन इंडिया, तो अगर सप्लाई अच्छे प्रोडक्ट्स का है तो उसका डिमांड भी बना रहेगा और एक्टिव और पैसिव दोनों बढ़ता रहेगा भारत में। बिल्कुल, दोनों को एग्जिस्ट कर सकते हैं और इसका नुस्खा भी हम आगे चलकर आप ही सभी से लेंगे। लेकिन अब क्रिप्टो करेंसी की ओर रुख कर लेते हैं। अजीत, 2025 दमदार साल, आपके पोर्टफोलियो की भी रिटर्न्स बताइएगा मुझे और कहाँ नए पैसे डालें क्रिप्टो में, उसकी भी जरा जानकारी दीजिएगा। अब बिल्कुल क्लियर हो गया है कि बिटकॉइन, लार्ज कैप क्रिप्टो करेंसी और जो हजारों या 10,000 स्मॉल क्रिप्टो करेंसी, ये बिल्कुल अलग एनिमल्स हैं। बिटकॉइन को कोई भी नेगेटिवली नहीं देख रहा, इवन रेगुलेटर्स। जो नए क्रिप्टो करेंसीज आ रहे हैं उनमें हमेशा ये आशंका बनी रहती है कि क्या ये स्कैम हो सकता है, क्या ये लेजिट है, क्या इसकी कोई फंडामेंटल वैल्यू है। अगर हम ईटीएफ फ्लोज देखें तो ईटीएफ्स ने बिटकॉइन के जो प्राइसेस थे उसको $50,000 प्रति बिटकॉइन को लेकर वो $1.25 तक पहुंच गए। इस समय नूतन वर्ष में मुझे ये लगता है कि क्रिप्टो करेंसी की जो वॉलेटिलिटी है, उतार चढ़ाव है, वो बना रहेगा 2026 में भी। साथ ही साथ जो रेगुलेटरी क्लैरिटी है, हालांकि पूर्ण रूप से हमारे देश में आई नहीं है, मगर निवेशक के तौर पर आपको कोई रेगुलेटरी अनक्लैरिटी नहीं है। अगर जो लैक ऑफ क्लैरिटी है वो जो डीलर्स होते हैं, एक्सचेंजेस होते हैं, इश्यूअर्स होते हैं, उनकी तरफ से बहुत रेगुलेटरी अनक्लैरिटी। तो मुझे मेरा मानना यह है कि 2026 में वॉलेटिलिटी बनी रहे तो आप एसआईपी जो इक्विटी मार्केट्स में या म्यूचुअल फंड्स में करते हैं, यानी कि पीरियोडिक इन्वेस्टमेंट ऑफ इक्वल अमाउंट्स, ये अगर आप बिटकॉइन में या लार्ज कैप क्रिप्टो में बनाए रखें तो आपको काफी अच्छा मुनाफा हो सकता है। प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, पर यूएसए जो है, खास करके प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप क्रिप्टो के समर्थक होने की वजह से पूरे विश्व को एक दिशा मिल रही है और क्रिप्टो के मार्केट में तेजी आ रही है। भारत रेगुलेटरी टर्म्स पे अगर हम देखें किस दोराहे पर खड़ा है फिर? रेगुलेशन में 3 मुख्य कैटेगरीज है। नंबर 1 इज टैक्सेशन। तो इस समय जो टैक्सेशन है, मुनाफे पर टैक्सेशन देने में किसी को तकलीफ नहीं है, मगर आप लॉसेस सेट ऑफ नहीं कर सकते। और इस तरह की जो ड्रैकोनियन क्रिप्टो टैक्सेस हैं, ये सबसे बड़ी तकलीफ है क्रिप्टो निवेशकों को। दूसरी बात यह है कि जो एक्सचेंजेस हैं या मार्केट इंटरमीडियरीज हैं, इस समय हमको सबसे बड़ा डर यह है कि जो फॉरेन एक्सचेंजेस हैं उनको इंडिया में एंट्री अलाउ कर दी गई है अगर वो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के साथ रजिस्टर करते हैं, केवाईसी एएमएल के रूल्स फॉलो करते हैं। तो इससे हमारे जो डोमेस्टिक स्टार्टअप्स हैं उनके ऊपर बहुत नेगेटिव इन्फ्लुएंस आ सकता है, क्योंकि फॉरेन प्लेयर्स और डोमेस्टिक प्लेयर्स जहां तक मार्केट एक्सेस है उनको इक्वल एक्सेस दिया जा रहा है, लेकिन जो रेगुलेटरी एक्सेस है वो इंडियंस के ऊपर बहुत डंडा ज्यादा पड़ा हुआ है। और फाइनली जो बात आती है इशूअर्स के ऊपर, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चिंता का जो विषय है क्रिप्टो में वो यही है कि इस समय कोई भी बंदा अपना क्रिप्टो करेंसी इशू कर सकता है और इसके कारण बहुत सारे नेगेटिव आउटकम्स आ रहे हैं। मेरी सलाह आपके दर्शकों को यही होगी कि बिटकॉइन और अन्य जो लार्ज एस्टैब्लिश्ड क्रिप्टो करेंसीज हैं उन्हीं की तरफ देखें। अच्छा, अब ये समझना है हमें कि 2026 में क्या रेगुलेटरी चीज़ों में, दांवपेच में किसी भी तरह की ढिलाई हो सकती है, कुछ नया आ सकता है फरमान? क्योंकि आप लगातार बतौर स्टेक होल्डर्स यहाँ पर चर्चा करते ही रहते हैं सरकारी खेमों में, तो क्या किसी भी तरह के ऐलान की उम्मीद करनी चाहिए? क्या कोई संकेत मिल रहे हैं? ऐसा होगा, और ये 100% श्योरिटी का कारण ये है कि ये जो ग्लोबल एसेट्स हैं,
क्योंकि बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी नेशनल एसेट तो है नहीं, ये जो ग्लोबल एसेट्स हैं, ये जो खास बड़े इकोनॉमीज हैं, जैसे खास करके यूएस हो गया, इसके अलावा यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर भी इसमें शामिल है, तो हमें उनके साथ तालमेल बना के चलना होता है। आज से लगभग पिछले साल के 2025 के दिसंबर में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने काफी स्पष्ट गाइडलाइंस दी है न्यू क्रिप्टो करेंसी इशुएंसेस के बारे में। यह गाइडलाइंस माना जाता है कि अन्य देश भी इसको अपनाएंगे। हमारे देश में आरबीआई का जो रुख है क्रिप्टो करेंसी की तरफ, वो बहुत ही रिजिड है और बहुत ही नकारात्मक है। सेबी जो है वो अब तक ये बता नहीं रही कि क्या सेबी का इसमें कोई रोल है या नहीं है। हर साल हर महीने हम समझते हैं कि कुछ ना कुछ अलग होगा, मगर हो ये रहा है कि ये मार्केट बहुत बड़ी हो गई है। 64 बिलियन डॉलर्स की ट्रांजैक्शंस हो चुकी हैं 2025 में, पिछले साल। तो मुझे लगता है कि इस साल 100 बिलियन का नंबर क्रॉस होगा। अगर मार्केट इतनी बड़ी है, मार्केट कैप 3 ट्रिलियन डॉलर्स क्रॉस कर चुका है, तो जो रेगुलेटर है यहां तो उसको बहुत कड़ा रुख लेना पड़ेगा और बोलेगा हमें इंडिया को इससे दूर रहना है। ये इस समय मुझे लगता है उसके लिए बहुत देर हो चुकी है, वो नहीं होने वाला। यहां तो उनको कोई गाइडलाइंस देनी पड़ेंगी। पार्लियामेंट में इशू कई बार उठा है, मुझे लगता है कि फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 में क्लैरिटी मिलनी अनिवार्य है। चलिए, आपको हमसे विदा लेना है, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूं कि आप दर्शकों को एक डाइवर्सिफाइड रणनीति बता दीजिए। जैसे कि हम कहते हैं ना, इक्विटी में आपके पास लार्ज कैप भी हो, मिड कैप भी हो, स्मॉल कैप भी हो, उसी तर्ज पर बताइएगा क्रिप्टो में क्या ऐसा कुछ किया जा सकता है। एसआईपी से निवेश कीजिए, पैसे लगाइए, जिनको क्रिप्टो पसंद है, समझ में आता है, जोखिम थोड़ा उठा सकते हैं, बट अप्रोच क्या होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? एसेट एलोकेशन में यही कहूंगा, यदि आप अपने आप को क्रिप्टो लिटरेट समझते हैं, यानी कि आपको बहुत समझ है, तो आप देख लीजिए 1%, 5%, 10% कितना डालना चाहते हैं। मगर सिर्फ आप एसेट डाइवर्सिफिकेशन की वजह से करना चाहते हैं, तो मेरी सलाह यही होगी कि 1% से ज्यादा अपने जो इन्वेस्टेबल फंड्स हैं वो क्रिप्टो में ना डालिए। ये 1% के अंदर अगर आप उतना रिस्क नहीं लेना चाहते जितना क्रिप्टो मार्केट में लाती है, तो सिर्फ बिटकॉइन के साथ रहिए। अगर उससे थोड़ा ज्यादा रिटर्न चाहते हैं, थोड़ा ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, तो इथीरियम, सोलाना, टॉन कॉइन, ट्रॉन, बीएनबी, इस तरह के जो लार्ज कैप है उनके साथ रहिए। स्मॉल कैप से तो मैं सभी को यही सलाह देता हूं, खास करके न्यू स्मॉल कैप्स जिनका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, उससे दूर ही रहिए, अनलेस आप उस कॉइन की फंक्शनिंग को, उस स्पेसिफिक कॉइन की फंक्शनिंग को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। ऑलराइट, चलिए अजीत, आप जुड़े हमारे साथ, और क्रिप्टो की दशा और दिशा 2026 में क्या रह सकती है, तमाम जानकारियां साझा की। और वॉर ऑफ एसेट क्लासेस पर हम बातचीत कर रहे हैं, जहां पर हर एसेट क्लास के एक एक्सपर्ट को बैठा रखा है, चर्चा जारी है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं। चर्चा को अब सुनील सर की ओर मैं लेकर जाती हूं, क्योंकि यहाँ पर अगर कमबैक है इक्विटी का, वो भी अगर हम छोटे मझौले क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, तो उसमें अब कौन कौन से सेक्टर्स हैं। अर्निंग ग्रोथ पे हमारा फोकस बहुत रहने वाला है, क्योंकि Q3 और Q4 हमारे लिए अगर हम देखें फाइनेंशियल ईयर के तर्ज पर, तो कंजम्पशन थीम ने टेक ऑफ किया है, जिसका लैग्ड इफेक्ट की हम बात कर रहे थे, वो Q3 Q4 में ही देखने को मिलेगा। सुनील सर, इन सब के संदर्भ में अब बताइएगा कि सेक्टर रोटेशन कितना पॉसिबल है, और क्योंकि कंजम्पशन की हम बात कर रहे हैं सर, उसके सभी पॉकेट्स में एक साथ रिवाइवल शायद हम आता हुआ नहीं देखेंगे। साथ ही घरेलू और ग्रामीण और शहरी इलाकों की भी बात कीजिएगा, सभी जगह ट्रेंड कंजम्पशन का, डिमांड का बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, क्योंकि अब ये मानसून सीजन अच्छा था, तो रूरल में थोड़ी रिकवरी देखने को मिली है। मगर कंजम्पशन, जैसे आप कह रहे थे, ब्रॉड एक ही शब्द से, कंजम्पशन से उसको समझा नहीं जा सकता, क्योंकि एक होता है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो कि फेस्टिवल के टाइम में खरीदे जाते हैं, जैसे टेलीविजन हो या वो वाली चीज। फिर गाड़ी होता है जिसका एक तो फेस्टिवल सीजन से संबंध है, मगर ईयर एंड में डिप्रिसिएशन के कारण उधर एक रुझान आता है। फिर होते हैं रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, ये सब समर में उनको पिकअप दिखती है। तो इसके लिए कंजम्पशन को देखें तो आपको अलग अलग देखना पड़ेगा। और सेक्टर रोटेशन में कहूंगा, आज आपको स्पेसिफिक फंड्स भी मिल सकते हैं, या आपकी पोर्टफोलियो आप बना सकते हैं। कि मैं कहूंगा कि फर्स्ट 3-4 मंथ्स में ऑटो में थोड़ा और रुझान आएगा, और उसके बाद शायद आप प्रॉफिट बुक करके उसको कूलिंग रिलेटेड ड्यूरेबल्स और रियल एस्टेट वाली कंजम्पशन और हाई एंड रिटेल, इसमें शिफ्ट कीजिए, क्योंकि जीएसटी का इम्पैक्ट ऐसे ही प्ले आउट होते हुए मैं देख रहा हूं। सिमिलरली आपको ध्यान देना चाहिए कि कंजम्पशन की बिगेस्ट इंपैक्ट इकोनॉमी में होती है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बढ़त से, क्योंकि सब चीजों जब बिकते हैं, चाहे वो कंपनी की मार्जिन्स की इंपैक्ट हमको अर्निंग सीजन में दिखेगी, मगर टॉप लाइन तो गारंटी ग्रो होगी, तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगी। तो प्राइवेट कैपिटल का स्टोरी वो शुरू होगा इस साल में, शायद नॉट इन द फर्स्ट हाफ बट इन द सेकेंड हाफ। मगर
अभी फर्स्ट हाफ में कैपिटल गुड्स रिलेटेड साइकिल जो आइटम्स होते हैं सेक्टर्स, उनमें खरीदारी करने का मौका है, क्योंकि फ्रॉम द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर फॉर 3 to 5 years मैं एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गुड्स का साइकिल देख रहा हूँ, खास करके इंजीनियरिंग कैपिटल गुड्स, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की कैपेक्स में उन चीजों का इस्तेमाल ज्यादा होता है। तो वो मेरे लिए सेकंड मीडियम टर्म आउटलुक से पिक होगी। और इनके साथ मैं कहूंगा कि बीएफएसआई विल कंटिन्यू टू बी स्ट्रांग, क्योंकि सभी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को ईएमआई के जरिए खरीदारी होती है। सेकंड, ये रेट कट्स और टैक्स कट कर लोगों के हाथ में पैसा है, तो कैपिटल मार्केट रिलेटेड फाइनेंशियल सर्विसेज भी आगे बढ़ेंगे। और फाइनली आपको कैपेक्स को फाइनेंस करने के लिए पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी आपको प्रोजेक्ट फाइनेंस के जरिए मीडियम एमएसएमई और एसएमई कंपनीज को फाइनेंसिंग देते हैं। तो एक कोर प्रोडक्ट आपका होना चाहिए बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, बीएफएसआई सेक्टर होना चाहिए कोर पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो। इसके अलावा एक टैक्टिकल कॉल भी लेने की वक्त आ गई है कि क्योंकि रुपये का उतना वीकनिंग हुआ है और एफआईएस की इतनी बिकवाली हुई है पिछले साल, तो आईटी में बहुत प्रेशर आया था। अब वो रुझान बदलते हुए दिख रहा है, क्योंकि 7% रुपये डिप्रिसिएशन आपको सीधे ईपीएस में इस क्वार्टर की अर्निंग्स में दिखेगा, उनके रुपये ईपीएस में, क्योंकि वो स्ट्रेट अवे उनके डॉलर अर्निंग के साथ रुपये में और भी बेहतरीन दिखेंगे। तो आईटी एक कॉन्ट्रा पिक के जरिए मैं कहता हूं कि इस साल जरूर आईटी, और उसके साथ एक चीज मन में रखने की जरूरत है कि मेरा मानना है कि 2026 एक साल पूरी साल लेंगे तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी ट्रेड डील तो साइन होगी। और ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स जो दबाव में आए हैं बिकॉज ऑफ द डिले इन द ट्रेड डील, वहां पे भी आप धीरे धीरे एसआईपी के जरिए निवेश करना शुरू कीजिए, क्योंकि जब ट्रेड डील साइन होती है तो ये तो भागदौड़ में आगे बढ़ेंगे। तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स में मैं कहूंगा कि धीरे धीरे थोड़ी धैर्य रखना होगा और थोड़ी धीरज भी रखना होगा, बट आपको डेफिनेटली ये अच्छे मौके हैं उन शेयर्स को खरीदने का। सुनील सर, आप वैसे तो जुड़ेंगे ही हमारे साथ बजट पर, लेकिन उससे पहले अब आपकी चेकलिस्ट में क्या कुछ होने वाला है? बजट स्पीच में किन किन ऐलानों का आप इंतजार करेंगे? कैपेक्स पर आपने बातचीत कर ली, जहां पर हम और पैसा आता हुआ जरूर देखेंगे, उम्मीद हमारी यहीं पर है। इसके अलावा आपको किस किस तरह के ऐलानों की उम्मीदें हैं? मुझे सबसे बड़ी अनाउंसमेंट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ पीएसयू बैंक मर्जर्स की, 3-4 बड़े बड़े बैंक की मर्जर्स, क्योंकि गवर्नमेंट को उनको लार्ज स्केल में बनाकर एक इंडिया को फाइनेंस करने के लिए उनके पास ताकत देने की जरूरत है और वर्ल्ड स्केल में लाना है। तो डेफिनेटली बजट के मैं स्टेटमेंट में देखना चाहता हूँ अनाउंसमेंट ऑफ पीएसयू बैंक मर्जर्स, विच इज अ वेरी बिग पॉजिटिव फॉर द फाइनेंसिंग सेक्टर। सो वो एक बड़ा अनाउंसमेंट होगा। सेकेंड, मेरा मानना है कि प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स को धक्का देने के लिए शायद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, जितना कि पीएसयू के बाद देखिए ढेर सारा लैंड पड़ा हुआ है सालों से, तो उसको एक इक्विटी रूप के फॉर्म में एक पार्टनरशिप फॉर्म करके अगर कैपेक्स को स्टोरी को प्राइवेट सेक्टर को शामिल करे तो पीपीपी के बारे में कुछ बड़ा एक बदलाव, एक इंसेंटिव वो भी बजट में आएंगे, तो बहुत बड़ी बात है। और तीसरी बात होगी आपको एक पीएलआई स्कीम को मॉडिफाई करके रिफर्बिश करके और स्ट्रेंथ देने के लिए, क्योंकि गिने चुने सेक्टर जैसे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग वहां पे ही सक्सेस हुआ है पीएलआई, ब्रॉडली उसका सक्सेस ऑलराउंड नहीं हुआ है, मगर पीएलआई वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी के कारण फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपको एफडीआई कैपिटल आ सकता है और आपको फॉरेन मैन्युफैक्चर जाके हमारी टेक्नोलॉजी सब अपडेट हो सकती है और मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिलेगा। तो पीएलआई में थोड़ी ट्विक्स करके उसको एक बेटर पीएलआई करके शायद बजट में ये अनाउंसमेंट भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। और फाइनली गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कंजम्पशन का महत्व एक्सेप्ट किया है थ्रू इनकम टैक्स कट और थ्रू जीएसटी कट, तो वो सिलसिला भी जारी रहेगा और दे विल डू समथिंग मोर टू पुट मनी इन द हैंड्स ऑफ द मिडिल क्लास, ताकि कंजम्पशन और भी बढ़े देश में। बिल्कुल। द्विजेंद्र, अब थोड़ा सा हम यूएस की इकोनॉमी पर फोकस करना चाहते हैं, और यहाँ पर जैसे कि हम सब देख ही रहे हैं, डॉलर में उतना दम नहीं रहा जितना पहले कुछ सालों तक था, और साथ ही हम जो डेटा देख रहे हैं कमजोरी और सॉफ्टनेस इकोनॉमी में डेटा से भी यहाँ पर कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। अच्छा, अब नए साल में हम नए फेड चेयर को भी आता हुआ देखेंगे। अब वो कितना ट्रम्प साहब के सुर में सुर मिलाकर चलेंगे, कहाँ किस तरह तवज्जो दिया जाएगा ग्रोथ को, महंगाई को? द्विजेंद्र, ये सिनारियो हम कैसे समझें? हाँ, तो नया फेडरल रिजर्व चेयरमैन मोस्ट लाइकली अलाइंड ही होगा ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। स्कोप अभी जो है, अभी दिख रहा है कि इन्फ्लेशन जो है वहाँ बिनाइन ही चल रहा है, मतलब वहाँ पे इन्फ्लेशन के सिनेरियो बहुत ज़्यादा, आपका स्टिकी सर्विसेज इन्फ्लेशन के अलावा आपका बाकी ओवरऑल हेडलाइन इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा ऊपर नहीं है, कंट्रोल में है।
तो आगे क्या उम्मीद यही है कि 50 बेसिस पॉइंट तक का रेट कट दिख रहा है। एक ऐसा फेडरल चेयरमैन है जो उनकी बात सुने तो 100 बेसिस पॉइंट तक का जा सकता है। ये एक सरप्राइज फैक्टर भी रहेगा, ये स्पेस हमारे लिए भी क्रिएट हो जाएगी। अगर वहां पे अगर 50 की जगह 100 बेसिस पॉइंट का रेट कट आता है, ये हमारे लिए भी स्पेस क्रिएट हो सकती है। 25-50 बेसिस पॉइंट और आ सकता है, जो अभी उम्मीद चल रही है। अभी 25 बेसिस पॉइंट तक की उम्मीद चल रही है हमारे इधर पे, और उसका आपका उम्मीद ये हो सकती है कि 5% तक आपका जा सकता है, और मे बी उससे भी नीचे जा सकता है अगर ग्रोथ का इश्यू आता है। अब भाई आप अगर अब आरबीआई का कमेंट्री देखेंगे तो वहां ग्रोथ इन्फ्लेशन पे काफी फोकस है, और अधिकतर लोग जो हैं वो ग्रोथ को अभी फोकस कर रहे हैं। वो लोग आगे का सोच के देख रहे हैं। नॉमिनल जीडीपी जो है वो काफी निचले स्तर पे चल रहा है, काफी सालों के, काफी क्वार्टर के हिसाब से आपका देखोगे 10 के ऊपर ही रहा है। और जैसे बोला गया है कि डब्ल्यूपीआई, अभी आप देखेंगे सीपीआई और डब्ल्यूपीआई को हटा के पीपीआई आने वाला है, तो उससे भी आपका जो जीडीपी डिफ्लेटर है वो आपका इम्प्रूव होगा, और इम्प्रूव होने का चांस है। ओवरऑल आपका रियल जीडीपी ग्रोथ जो है वो थोड़ा गिरेगा, लेकिन आपका इंडिया के अंदर थोड़ा बेटर स्थिति रहेगी, क्योंकि हम जो देख रहे हैं कि आपका ग्लोबल इश्यू के कारण कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, और हमारे जो अभी हमारे बीच में और जो यूएस के बीच में हम जो देख रहे हैं, जो 10 साल की बॉन्ड यील्ड में जो डिफरेंस रहता है वो निचले स्तर पे ही चल रहा है, जो अभी वापस थोड़ा सा और ऊपर आया है, क्योंकि 180 बेसिस पॉइंट से अब वापस अब 220-230 बेसिस पॉइंट आ गया है। लेकिन आपका पुराने हिसाब से आपका काफी निचले स्तर पे चल रहा है। और ये इस करके भी है कि अगर आप देखो डिबेसमेंट ऑफ यूएस डॉलर चल रहा है, इसीलिए सोने पे काफी खरीदारी चल रही है। और आप देख रहे हो ऑल्टरनेट करेंसी सिस्टम्स पे भी थॉट चल रही है, लेकिन क्योंकि कोई और करेंसी अवेलेबल नहीं है, और फिएट करेंसी यूएस ही सबसे बड़ी लार्जर करेंसी है, भी ट्रांजैक्शन तो उसी में सबसे ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन सॉवरेन होल्डिंग आप देख रहे हो रिड्यूस होती जा रही है। अगर आप लास्ट डेकेड से देखोगे ऑलमोस्ट 10% की गिरावट आ चुकी है सॉवरेन होल्डिंग में, आपके फॉरेन सॉवरेन रिजर्व्स में। सो हमें ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें प्ले करेंगी, और आगे जाके जियोपॉलिटिकल इश्यूज बहुत बड़ा इशू है, जो कि आपको एक सरप्राइज वेक्टर दे सकता है। इसलिए आपको वहां पे एक मतलब अगर आप उस तरीके से सोचोगे तो वहां पे आपको उसका इम्पैक्ट इवन इंडिया पे भी आएगा। कितना आएगा वो तो उसी टाइम पता चलेगा, लेकिन उस पे एक नजर जरूर रखनी चाहिए। बिल्कुल अभिषेक, यही बात अगर आप आगे ले जाना चाहें जिस पर खत्म किया जितेंद्र ने, इसके अलावा और किन किन बातों पर हमें ध्यान रखना होगा सो दैट एक रेड फ्लैग हमारे लिए ना हो जाए, अभिषेक? वैसे तो विजेंद्र ने सारी चीजें कवर कर दी हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा डिफरेंट एंगल से बताना चाहूंगा दर्शकों को। अगर आपको याद हो, शोले मूवी जो थी बॉक्स ऑफिस पे नहीं चली थी, लेकिन अभी तक उससे बेटर मूवी शायद नहीं आई है बॉलीवुड में। तो उसी तरह इंडियन इकोनॉमी का भी सिचुएशन है, जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, चाहे वो सॉन्ग्स हो, चाहे डायलॉग्स हो, चाहे स्टोरी हो, एवरीथिंग इज गुड। जीडीपी ग्रोथ नॉमिनल देखें या रियल देखें, दोनों विश्व में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली इकोनॉमी है, वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इन्फ्लेशन के नज़रिए से देखें तो इन्फ्लेशन काफ़ी कंट्रोल्ड है, और रियल रेट्स के नज़रिए से देखें तो रियल रेट्स भी काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। रुपी के नज़रिए से देखें तो रुपी भी रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट पे काफ़ी सस्ता है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स एक अच्छे रिटर्न्स की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपने एसेट एलोकेशन को बराबर से मैनेज करना होगा। तो जैसा बाकी पैनलिस्ट ने भी बोला, अगर आप पिछले साल के नज़रिए से कंपेयर करें, अगर आप 10% के आसपास कमोडिटीज में थे, बाकी आपका फिक्स्ड इनकम और इक्विटीज में था, तो फिक्स्ड इनकम और इक्विटीज ने ज़्यादा रिटर्न नहीं दिए, बजाय कमोडिटीज ने आपको ऑलमोस्ट 70-80% या 100% रिटर्न दिया, डिपेंडिंग ऑन कहाँ से देख रहे हैं। तो आपकी एसेट एलोकेशन 10 से हो गई 20। सो ये आपको रिकैलिब्रेट करने के लिए सोचना चाहिए ऐसे टाइम में, क्योंकि इक्विटीज कुछ क्षेत्र में जैसे स्मॉल कैप या मिड कैप में देखें, जहाँ पे शायद 100 का 95, 98 और 90 भी हो गया। सो रिलेटिव गैप काफी अच्छा हो गया। डेट ने भी कई जगह उतनी रिटर्न नहीं दी, तो काफी वैल्यू क्रिएट हो गई है, जो अनलॉक होने वाली है 2026-27 में। सो इस तरह से हमको उसको मैनेज करना चाहिए। और जहाँ पे रिटर्न्स काफी ज्यादा आ गई हैं और काफी तेजी से एक्सपेक्टेशंस और बढ़ गई हैं, क्योंकि ऑलरेडी प्राइसेस में शायद हैं,
सो वो हमको रिकैलिब्रेट करना चाहिए, और आगे आने वाले टाइम में जो एसेट क्लासेस परफॉर्म नहीं करी हैं, पर्टिकुलरली डेट एंड इक्विटी, वहां पे रिकैलिब्रेट करके एसेट एलोकेशन को ओवरवेट करना चाहिए। चलिए, और इसी के लिहाज से जो है, हमेशा हम कहते हैं कि साल की शुरुआत में हो, छमाही हो, अपने पोर्टफोलियो को आपको थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है। कमोडिटी के लिहाज से मुनाफा अगर बांधना हो अंकित, तो कहाँ बांध लेना चाहिए? चांदी में फिलहाल मुनाफा बांध लें हम, कि थोड़ा सा और समय रुक जाएं? मुझे लगता है कि फर्स्ट क्वार्टर जो है उसमें रुकना चाहिए, उसके बाद में कहीं ना कहीं इसमें एक मुनाफा बिल्कुल वसूली नहीं आएगी, तो वहां पे एक 80 से $85 के अगर बीच में मिलता है तो डेफिनेटली वहां पे प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली होनी चाहिए, और उसके बाद में वापस करेक्शंस मिलेंगे। लेकिन अगर मैं लॉन्ग टर्म व्यू की अगर बात करूं, अगर आप ईटीएफ के थ्रू ट्रेड कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इसके अंदर आपको मुनाफा वसूली करनी चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म अगर मैं ट्रेड देखूं तो इसमें मुझे काफी पॉजिटिव लग रहा है, और आने वाले 8 से 10 साल में हो सकता है कि ये $200 को भी क्रॉस कर जाए। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि अभी जो सप्लाई है वो काफी कंस्ट्रेंट है। सिर्फ अगर मैं बात करूं ग्रोथ, सप्लाई ग्रोथ की, तो 1000 से 1500 टन के आसपास की यहाँ पे सप्लाई ग्रोथ रहेगी, लेकिन जो डिमांड है वो 3000 से 3500 टन के आसपास रहने वाली है ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो इस वजह से सिल्वर के अंदर जो स्ट्रेंथ है वो बनी रहेगी। तो जो एसआईपी मोड में चल रहे हैं, डेफिनेटली जो इन्वेस्टमेंट मोड में चल रहे हैं वो कंटिन्यू रखें। जो शॉर्ट टर्म में लिया हुआ है, जिन्होंने मतलब $30 $35 के आसपास या फिर 1,90,000 के आसपास लिया हुआ है, उनको एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए ऊपरी के लेवल पे। चलिए, तो चांदी में फिलहाल समय है, अगर आप प्रॉफिट में हैं तो बुक करने की सलाह एटलीस्ट नए साल के फर्स्ट क्वार्टर में बनती हुई दिखाई दे रही है। चिंतन, पूरी बात समझकर और सुनकर यही लगता है कि आपके पास जो पैसिव रणनीति है उसमें बने रहिए। इक्विटी में अगर आप एक्टिव एलोकेशन चाहते हैं तो उसमें कोई स्पेशलाइज्ड फंड्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पर एक फंड मैनेजर की कॉल होती है, जहां पर उनकी एक सोच होती है आगे बढ़ने की। मल्टी एसेट एलोकेशन एक कैटेगरी है, खासतौर से मेरे ख्याल से आपकी एएमसी का जो एक फंड ऑफ फंड भी है, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। अब बताइएगा, इस तरह के फंड में हमने देखा है बीते दिनों जो भी निवेश के आंकड़े आते हैं हर महीना, लगातार इस हाइब्रिड कैटेगरी में लोगों का भरोसा बढ़ रहा है। पिछले नवंबर में जो आंकड़े आए थे एम्फी की तरफ से, वहां पर भी हमने देखा कि हाइब्रिड में दिलचस्पी बनी हुई है। इनफैक्ट मिड कैप स्मॉल कैप में भी एक रिटर्न इंटरेस्ट आया है निवेशकों का। कैसे प्ले आउट करना चाहिए इस कैटेगरी को अपने पोर्टफोलियो में? कितना एक्सपोजर बढ़ाने का समय आ गया है? तो बिल्कुल भारत में अगर हम देखें तो टैक्सेशन के तौर पे भी इक्विटी, डेट, कमोडिटीज का टैक्सेशन थोड़ा अलग है, और निवेशकों के लिए मुश्किल हो जाता है कि कभी गोल्ड खरीदे, कभी सिल्वर खरीदे, कभी बेचे, कभी इक्विटी में डाले, डेट में भी कौन से पेपर्स में डाले, क्योंकि पिछले 10 सालों में शायद इक्विटी में हो या डेट में हो, कहीं ना कहीं लोगों का अच्छा एक्सपीरियंस तो रहा है, पर कभी कभी बुरा एक्सपीरियंस भी रहा है। तो इन सबसे बचने के लिए एक आसान तरीका है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स। काफी पॉपुलर कैटेगरी है, और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी की पिछले 10-15 सालों से मुहिम रही है कि हाइब्रिड एज अ कैटेगरी को लोग एक बड़ा तबका, अपने 40 से 50% अपना इन्वेस्टमेंट का तबका हाइब्रिड फंड्स में बना सकते हैं। हाइब्रिड में अलग अलग तरीके के फंड्स होते हैं, डायनामिक एसेट एलोकेशन, बैलेंस एडवांटेज फंड वगैरह वगैरह, मल्टी एसेट। तो इन सभी को अगर आप आपके पोर्टफोलियो का एक बड़ा हिस्सा बनाते हैं, तो आपको फिर वो चिंता करने की जरूरत नहीं कि कौन सा सेक्टर चलेगा, कौन सा स्टॉक चलेगा, कौन सा एसेट क्लास चलेगा, कब कितना प्रतिशत होना चाहिए, क्योंकि वो फंड मैनेजर अपने हिसाब से तय करते हैं, और एक बड़ी टीम होती है जो आपके लिए वो आसानी से चेंजेस भी कर सकते हैं, और आपको फिर घड़ी घड़ी देखने की भी जरूरत नहीं है। तो एक लंबी अवधि के लिए आपको निवेश करना है तो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स यानी कि एक सिंपल तरीके से आपको इक्विटी, डेट, रीट इनविट, गोल्ड सिल्वर ईटीएफ्स या फिर गोल्ड सिल्वर फंड ऑफ फंड, आपको सभी में निवेश अलग अलग करने के बजाय एक पर्टिकुलर फंड यानी कि मल्टी एसेट फंड में आपको सभी का निवेश मिल जाता है, और फिर फंड मैनेजर अपने तरीके से उसे चेंज करते रहते हैं, उनकी जो मात्रा है, परसेंटेज ऑफ विद इन द इक्विटी, फिर कौन सा सेक्टर, कौन सा स्टॉक लेना, विद इन डेट गवर्नमेंट बॉन्ड लेना, क्रेडिट लेना, कॉर्पोरेट बॉन्ड लेना, ये सभी चीजें फंड मैनेजर्स अलग अलग होते हैं जो फंड में देखते हैं। तो एक मल्टी एसेट फंड में शायद 5 से 6 फंड मैनेजर भी हो जाते हैं जो सभी चीज का एक तरीके से मिश्रण कर देते हैं और आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस देने की कोशिश करते हैं। तो टैक्स एफिशिएंट वे में अगर आपको निवेश करना है तो मल्टी एसेट फंड आपके लिए सही तरीका है, क्योंकि डिस्कशन में हम बहुत कुछ डिस्कस कर सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्या होगा, सिल्वर की किल्लत बनी रहेगी, सिल्वर अगर आगे जाके इतना महंगा हो जाता है तो शायद कॉपर और एल्यूमिनियम के साथ सब्स्टिट्यूट भी हो सकता है कुछ कुछ क्षेत्रों में। ये सभी चीजें ऑब्वियसली एक आम निवेशक के लिए देखना और समझना मुश्किल होता है। हमारे लिए भी जो हम 20 साल 30 साल से निवेश कर रहे हैं, हमारे लिए भी मुश्किल होता है सभी चीजों को देखना। एक सिंगल
आदमी, इसलिए बड़ी टीम होती है जो हैंडल करती है। तो मल्टी एसेट फंड आपके लिए एक सही तरीका है, और जितने भी हाइब्रिड कैटेगरी है वो आपके निवेश का 40 से 50% हिस्सा होना चाहिए। इससे आपको लंबी अवधि में एक अच्छा बेस भी बनता है, और उसके साथ साथ फिर आप पैसिव, स्मॉल कैप, मिड कैप, आपको जो एडिशन करना है एक्टिव पैसिव, वो आप करिए। पर 40 से 50% हिस्सा आपका मल्टी एसेट और बैलेंस एडवांटेज फंड कैटेगरी में होना जरूरी है। शुक्रिया। चलिए, डाइवर्सिफाइड रहें, यही मेरे ख्याल से सही तरीके की सीख है। लेकिन सुनील सर, थोड़ा सा एफआईएस का नज़रिया भी हम समझ लेते हैं। क्या लगता है, क्योंकि अब इमर्जिंग मार्केट्स की अगर हम बात करें, देखिए चाइना के वैल्यूएशंस बहुत आकर्षक हैं, तो एफआईएस की वापसी हम और कितनी कंटिन्यूड देखेंगे 2026 में, क्या अंदेशा है? और साथ ही घरेलू बाजार के निवेशक जो हैं, भारत के निवेशक जो हैं, अब उन्हें अगर विदेश में पैसे लगाने भी हैं तो आप कौन कौन से बाजार खरीदने की सलाह देंगे? तो एफआईएस की वापसी तो अभी पिछले हफ्ते में देखा 3 दिन में थोड़े थोड़े 1000 बिल्कुल। 2000 करोड़ की तरह है। वो इसका कारण है कि उनकी सेलिंग प्रेशर कम हुई है दिसंबर में छुट्टियों के कारण। अभी तक मैंने नहीं देखा कि एफआईएस की रुझान इंडिया की ओर पॉजिटिवली बदल चुकी है, नहीं, क्योंकि इसमें 2 कारण हैं जो बड़े बड़े कारण हैं। एक ऑफ कोर्स है कि ट्रेड डील का इम्पैक्ट ऑन फ्यूचर ग्रोथ ऑफ इंडिया। अब डोमेस्टिक करंट लेवल का ग्रोथ गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करने में सक्सेसफुल रही है। आप देख रहे हैं कि 8% की रियल जीडीपी आ रही है, मगर लॉन्गर टर्म में अगर इंडिया को एक डबल डिजिट इकोनॉमी बनना है, जिस उम्मीद से एफआईएस ने इतने सालों से निवेश किया था, वो लास्ट ईयर से टूटा है। और ट्रेड डील अगर नहीं साइन होती है तो वो भरोसा वापस नहीं आएगा और एफआईएस की जबरदस्त वापसी में मुश्किलात होगी। सेकेंड प्रॉब्लम है हमारी वैल्यूएशंस। अभी हम देखें कि अपना 10 ईयर वैल्यूएशंस या 15 ईयर वैल्यूएशन में हम बहुत महंगे हैं। 5 साल की वैल्यूएशन, लॉन्ग टर्म अपनी ओन वैल्यूएशन में हम थोड़ी करीब आए हैं। तो अभी इस साल में अर्निंग्स ग्रोथ अगर 14-15% आपको लार्ज कैप में आती है, तो फिर वो सेटराइट होकर 5 ईयर एवरेज में हम पहुंचेंगे, और फिर एफआईएस का रुझान उसके कारण हम उतने महंगे नहीं दिखेंगे जितने पिछले साल दिख रहे थे। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, वैल्यूएशन एंड ट्रेड डील। तो एफआईएस तभी आएंगे जब ये दोनों पॉजिटिव तरीके से टर्न होते हैं, और उम्मीद रखते हैं कि ये होगा, बट मे बी नॉट इन द फर्स्ट हाफ, मे बी इन द सेकेंड हाफ। अब आपने कहा कि इस चीज के कारण अब डोमेस्टिक निवेशक, अगर एफआईएस ही इंडिया में पैसा नहीं डाल रहे, बाहर डाल रहे, तो क्यों ना डोमेस्टिक निवेशक भी बाहर डाले। तो आपने जिक्र किया कि चाइना का वैल्यूएशन अभी भी अट्रैक्टिव है, तो मैं कहूंगा कि बात ऐसी है कि इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन, जैसे आपने अभी क्रिप्टो की बात की और गोल्ड और सिल्वर की बात की, तो एक 10 to 15% आपका पोर्टफोलियो में इंटरनेशनल में रखना अच्छी होगी। और उधर पे मैं कहूंगा कि आप इंडिविजुअल मार्केट्स को न चुने, आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो चुने जहां पे फंड मैनेजर के पास एक फ्लेक्सिबिलिटी हो। तो आप एक इमर्जिंग मार्केट फंड ऑफ फंड में डाल सकते हैं, या फिर आप एक अपने आप से एक नास्डॉक या यूएस का फंड रखें और एक नॉन यूएस वाला फंड रखें, क्योंकि इंडिविजुअल मार्केट्स को स्टडी करके अंडरस्टैंड करना एक रिटेल निवेशक की बस की बात नहीं है और बहुत रिस्की हो सकती है। तो एक फंड मैनेजर के हाथ में दे दे। अब क्या है कि म्यूचुअल फंड्स के पास ज्यादा पैसा नहीं ले रहे हैं क्योंकि आरबीआई की लिमिट पहुंच गई है। तो आपको अभी गिफ्ट सिटी के जरिए बहुत से फंड्स इस साल लॉन्च होंगे, जो एलआरएस स्कीम के अंदर हर व्यक्ति $250,000 तक बाहर निवेश कर सकता है थ्रू लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। तो उसके जरिए गिफ्ट सिटी में बहुत से एएमसीज इस साल में फंड्स लॉन्च करना शुरू करेंगे, और उसका फायदा आप उठाइए, और उसके जरिए आप एक गिफ्ट सिटी में जो फॉरेन फंड्स लॉन्च होते हैं, डाइवर्सिफाइड फंड चुनिए, जैसे एक इमर्जिंग मार्केट वाला फंड और एक यूएस प्लस इमर्जिंग मार्केट वाला फंड। तो वही मैं उनकी सलाह दूंगा कि डेफिनेटली इंटरनेशनल एक्सपोर हाथ में रखिए, क्योंकि अगर रुपी का और भी डिवैल्यूएशन होता है तो वो इंटरनेशनल फंड सीधे आपको आपके प्रॉफिट में दिखेगा एज एन एनएवी अप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन कैन वर्क इन योर फेवर कि अगर आपने इंटरनेशनल एक्सपोर्ट ले लिया। सेकंड है, वहां पे भी एसआईपी का रूट अपनाएं, क्योंकि अल्टीमेटली आज हर मिडिल क्लास व्यक्ति यही सोचता है कि मेरे बेटे बेटी को फॉरेन में पढ़ाई के लिए भेजूं, मगर अगर रुपी वीकन हो रही है तो उसके लिए आपको डॉलर रिलेटेड एसेट्स की जरूरत है ना। तो इंटरनेशनल फंड्स एक अच्छी लॉन्ग टर्म इंटरनेशनल एक्सपेंसेस के लिए मैनेज करने के लिए बहुत सही एक रूट होगी। तो इसलिए 10 to 15% इंटरनेशनल फंड्स में निवेश करने की मैं सलाह दूंगा। इंडिविजुअल मार्केट्स को पिक मत करिए, डाइवर्सिफाइड रहिए अक्रॉस वर्ल्ड ज्योग्राफीज।
चलिए, बहुत ज़रूरी है कि इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अक्रॉस एसेट क्लास हमने चाल कैसी हो सकती है, क्या संकेत मिल रहे हैं फ़िलहाल वो आपको बताए हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये सारी डेवलपिंग स्टोरी है, क्योंकि कहानी लगातार डेवलप होती रहती है, चाल लगातार बदलती रहती है, और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि खबरों पर अपना ध्यान रखिएगा, किस तरह से कौन सा एसेट क्लास या कौन सा मार्केट कैप जो है मूव हो रहा है, कहाँ पर आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस और कंफर्ट आ रहा है, इसके तर्ज पर ही अपनी रणनीति बनाइएगा, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट टर्म की कोई बात नहीं हो रही है, आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की बात हो रही है, जो कि हम उम्मीद करते हैं कि आपने किसी आर्थिक लक्ष्य के साथ अलाइन कर रखी है। तो बहुत जरूरी है कि अपने जोखिम को समझें। एक्सपर्ट्स की तो बात समझ ही लें, वो तो सुन ही लें, लेकिन उसमें से अपने लिए अलग रणनीति बनाइए, और कुल मिलाकर एसेट एलोकेशन और डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस एसेट क्लासेस का आपको ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे पास समय यहीं पर समाप्त हुआ आज की इस चर्चा के लिए, लेकिन आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते बस एक एक सवाल सबसे पूछना चाहती हूं, जो पर्सनली अपने पोर्टफोलियो में आप लोग ध्यान रखेंगे। पर्सनली निवेशकों को तो, दर्शकों को तो आपने बहुत सलाह दे दी है, लेकिन अपने अपने पोर्टफोलियो में आप क्या ध्यान रखेंगे? चिंतन, शुरुआत में आपसे करने वाली हूँ। वन थिंग दैट यू विल डू एंड वन थिंग दैट यू विल डेफिनेटली नॉट डू। जो एक आम आदमी की तरह हमें भी ऐसा मन होता है कि अगर कोई इतनी चीज चल रही है तो उसमें निवेश करे, तो एटलीस्ट सिल्वर में नया निवेश का अवॉइड करने की कोशिश करे। और दूसरा, अगर हम देखें तो वन थिंग विच आई विल डू इज एंश्योर दैट द एसेट एलोकेशन डिसिप्लिन, यानी कि जो मैंने एसेट एलोकेशन अपने लिए बनाया हुआ है उसके साथ जुड़ा रहे। तो इंक्रीमेंटली अगर मैं देखूं कि आज मैं किस में निवेश कर रहा हूँ, तो इंडियन इक्विटी मार्केट्स में, स्पेसिफिकली एनर्जी सेक्टर, ऑयल एंड गैस सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर में इंक्रीमेंटल निवेश करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि मेरा जो संतुलन है एसेट एलोकेशन का बना रहे, क्योंकि पिछले एक साल में जरूर जो गोल्ड और सिल्वर का जो एसेट एलोकेशन है वो बढ़ चुका है। थैंक यू। चलिए, ओके, अभिषेक। हमारा मानना ये है कि ये साल चूंकि काफ़ी वॉलेटिलिटी रही है, सो डाइवर्सिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं डाइवर्सिफाइड रहना चाहूँगा, कोई एक्सट्रीम पोजीशनिंग नहीं करेंगे, थोड़ा कैश कंपोनेंट रखेंगे फंड्स में, बिकॉज वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। सो ये डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और ये जो रिस्क ट्रिगर हुआ है, ये बहुत रेयर होता है, जो मार्केट रिस्क जिसको हम कहते हैं। सो मार्केट रिस्क ट्रिगर हुआ है, तो उसका काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा कि मार्केट रिस्क की वजह से आपको नुकसान नहीं हो। तो डिवर्सिफिकेशन एंड एसेट एलोकेशन हैज़ टू बी वेरी वेरी, उसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा। द्विजेंद्र, एक चीज जो आप पर्सनल पोर्टफोलियो में करेंगे और एक चीज जो आप नहीं करेंगे। तो मेरे लिए तो कोई साल का कायदा नहीं है। मैं तो बहुत पहले से ही मैं पर्सनल लेवल पे जो मुझे पसंद आता है वो मैं करता हूँ। तो उसके अंदर मेरा इक्विटी और डेट का एक फिक्स्ड एलोकेशन है। कभी-कभी वो ऊपर चला जाता है, कभी वो नीचे आ जाता है, मैं रीबैलेंस कर लेता हूँ, जब वो आपका आता है। तो पर्सनल लेवल पे मेरा, और वो मेरा एक पर्सनल इसलिए है कि मैं किस ड्रॉडाउन मैं अज़्यूम करता हूँ इक्विटी का ड्रॉडाउन कि भई 30 से 40% अगर नीचे चला गया, तो मैं किस लेवल पे मेरे को एक कैपिटल कितनी मेरे को चाहिए ही चाहिए, किसी भी टाइम पे। तो वो मैं फ़ॉलो करता हूँ, ये मैं फ़ॉलो इस साल भी करूँगा, हर साल करता आ रहा हूँ। और जो एक चीज़ नहीं करूँगा वो ये है कि मैं किसी किसी की सुनी-सुनाई बात पे काम नहीं करूँगा। और और स जो चीज़ मुझे समझ आती है वही करूँगा। तो जो चीज़ समझ हाँ, तो बस यही मेरी तरफ से हिदायत है। नहीं, काफी काफी अहम बात आपने कही, सुनी सुनाई बातों और सलाह को आप नहीं मानेंगे। अंकित, क्या हाल आपका? क्या बताएं, क्या रणनीति अपनाएंगे अपने लिए? 2026 का साल देखिए, एक्चुअली कमोडिटीज को काफी अंडररेटेड रखा गया है हमेशा से। इक्विटीज हमेशा टॉप रहती है, तो एलोकेशन अगर देखा जाए तो इक्विटीज का ज्यादा रहता है, उसमें डेट का पोर्शन रहता है। लेकिन अगर जब भी बात करेंगे तो 10% बहुत हो जाता है। कहीं भी अगर बात करते हैं तो वो कमोडिटीज एलोकेशन के लिए मुझे लगता है कि अब यहाँ पे जो समय आ गया है कि कमोडिटीज एलोकेशन को भी 15 से 20% तक ले जाना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारी कमोडिटीज हैं जो उभर के आएंगी, और उस पर मेरा जो पूरा फोकस रहेगा। तो सोना है सदा के लिए, तो पोर्टफोलियो में गोल्ड जो है उसको मैं हमेशा रखूंगा, क्योंकि वो डाइवर्सिफाई तो है ही है, लेकिन उसके बाद में रिस्क भी बहुत ज्यादा मुझे कंट्रोल में रखता है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो पिछले इतने सालों का इतिहास देखें तो गोल्ड में कभी बहुत बड़ी गिरावट आई नहीं है। अगर इंटरनेशनल मार्केट में गिरावट आई है तो भी यहाँ पे जो रुपए की कमजोरी है उसने गोल्ड को संभाला हुआ है, तो गोल्ड यहाँ पे मेरा काफी फेवरेट रहेगा। लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं अदर कमोडिटीज जो अभी लोगों के ध्यान में बिल्कुल भी नहीं है, और उसमें अगर मैं एसआईपी मोड में अगर जाऊंगा इंटरनेशनल मार्केट में, डेफिनेटली कॉपर का अगर ईटीएफ आता है
तो बहुत बेटर कंडीशंस होंगी, तो मैं कॉपर की तरफ और क्रूड ऑयल की तरफ आने वाले टाइम में इसमें भी निवेश करने की इच्छा रखूंगा। तो ये कमोडिटी साइड में है जहां पे अपना एलोकेशन 10% से बढ़ाकर मैं 15% और 20% करने की इच्छा रखूंगा। इंटरेस्टिंग। सुनील सर? मेरी थोड़ी अलग सोच है। मेरे लिए 2025 एक सेफ्टी वाला साल था, जहाँ पे सेफ्टी वाले एसेट्स ने रिटर्न दिया, गोल्ड सिल्वर और लार्ज कैप्स ने रिटर्न दिया। तो इस साल मैं रिस्क से इश्क करूंगा, यानी मैं 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 लार्ज कैप्स, गोल्ड और सिल्वर को कम करा के मैं एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स और स्मॉल कैप में ज्यादा एलोकेशन दूंगा, कि वही अंडर परफॉर्म किया है पिछले साल। तो मेरी पोर्टफोलियो में आज कॉन्ट्रा बेसिस में रिस्क लेने की वक्त आ गई है, क्योंकि सभी बिल्डिंग ब्लॉक्स बन चुके हैं लास्ट ईयर। अभी खाली ट्रेड डील की साइनिंग हो जाएगी कभी ना कभी, तो सभी जो पॉजिटिव थे वो दिखने लगेंगे। तो मेरी स्मॉल कैप ओरिएंटेड और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड में ज्यादा फोकस रहेगी। चलिए, रिस्क से इश्क और खतरों के खिलाड़ी, ये आपकी रणनीति है अब की बार। चलिए, इसी के साथ चर्चा को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप अगले दिन जो है उनको सही सलाह दी। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ चर्चा को भी समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि पोर्टफोलियो से जुड़ी तमाम जानकारी आपको मिल गई हो और उस पर आप अमल करें। हैप्पी इन्वेस्टिंग। नमस्कार।